स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था वो ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डिस्कशन किया था कि मानव भूगोल क्या है। मतलब कि जो इस अर्थ पे जहाँ जहाँ ह्यूमन रहता है, कल हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के बारे में डिस्कशन किया था, एशिया की कंट्री, यूरोप की कंट्री, मतलब जहाँ जहाँ भी इंसान रहता है, ह्यूमन रहता है, वो सेटलमेंट करता है, बस्तियाँ बसाता है। जो स्टार्टिंग में रूरल सेटलमेंट होता है, बाद में रूरल सेटलमेंट बड़ा हो जाता है और अर्बन सेटलमेंट बन जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में सिटीज़ बनने लगते हैं और फिर मिलियन प्लस सिटीज़ बन जाती हैं, मिलियन प्लस सिटीज़ बन जाती हैं। तो ह्यूमन ज्योग्राफी का मेन वर्क है, उसका मेन नेचर है, उसकी प्रकृति है, वो ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में डिसीजन करना। जैसे कि एग्रीकल्चर वगैरह ये सब जो करता है उन सब के बारे में वो डिस्क्रिप्शन करेगा कि कैसे, हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहाँ, कैसे ह्यूमन ने एक्टिविटी की और अपने आप को सेटल किया। कब, कहाँ और कैसे उसने अपनी पहली बस्तियां बसाई, कब, कहाँ और कैसे उसने अपना जो है मानव बसाव तैयार किया। जैसे कि एक थ्योरी आती है ज्योग्राफी +1 में हम पढ़ते हैं, निएंडरथालेसिस और, ठीक है, और जर्मनी की जो वैली है निएंडरथालेसिस, जर्मनी की वैली थी और एक और था अफ्रीका की जो वैलीज थी। तो कहते हैं कि लोग ये दिमाग लगाते हैं कि भाई ह्यूमन सबसे पहले अफ्रीका के जंगलों में डेवलप हुआ था। पहले वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर वगैरह करता था, जानवरों को मारता था, फूड का गैदरिंग करता था, ठीक है, और जो है रूट्स वगैरह इकट्ठी कर लेता था। उसके बाद में उसने फायर का इन्वेंट किया। अगर वो फायर का इन्वेंट हुआ है तो वो निएंडरथालेसिस वैली और हाइडेलबर्गेसिस वैली जो थी अफ्रीका के जंगलों में, वहाँ पर उसने अपना डेवलपमेंट किया। लेकिन कुछ ज्योग्राफर ये मानते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट अफ्रीका में नहीं हुआ था, ह्यूमन डेवलपमेंट जर्मनी के अंदर हुआ, जर्मनी के अंदर हुआ, यूरोप में हुआ, ठीक है। कुछ लोग इसका अलग जो ओरिजिन बताते हैं कि इंडिया में हुआ। इंडिया में जो मिडिल पार्ट है हमारा, जो साउदर्न प्लेटिव एरिया है, मिडिल पार्ट है, जो एमपी के जंगल हैं, छत्तीसगढ़ का एरिया है, कहते हैं कि यहाँ के जंगलों में ह्यूमन प्लाटू एरिया पे सबसे पहले डेवलप हुआ था। तो सब ज्योग्राफर की अपनी अपनी अलग अलग राय है, अपनी अपनी अलग अलग ओपिनियन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट पहले, सबसे पहले कौन से कॉन्टिनेंट में हुआ और कैसे हुआ। ह्यूमन पहले एक बंदर के रूप में था, फिर सीधा खड़ा होना शुरू करता है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा हो तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले वो जो है किस तरह से एक आदि मानव के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता था, ठीक है, आदि मानव के रूप में वो घूमता था। फिर उसके बाद में उसने जानवरों को मारना, खाना, कच्चा ही खाना शुरू किया। उसके बाद उसने आग, ठीक है, यानी कि जो पत्थर होते हैं, चकमक के पत्थर होते हैं, उनसे उन्होंने आग जलाना शुरू किया। तो ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत टाइम पीरियड में हुआ है, बहुत साल हो गए हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट की एज हिमालय की एज के आसपास मानी जाती है। जो हिमालय पर्वत है, जो हमारे 2400 किलोमीटर की रेंज में आर्क शेप में हिमालय पर्वत बना हुआ है, उसकी जो एज है और ह्यूमन एज लगभग बराबर है। ऐसा माना जाता है कि हिमालय पर्वत जब बनना शुरू हुआ या बन रहा था, उस समय ह्यूमन भी डेवलपमेंट कर रहा था, ह्यूमन भी डेवलपमेंट होने लग रहा था, ठीक है। तो ये दोनों सेम एज के हैं, ठीक है, इस तरह से सेम एज के। ये बेटा ह्यूमन का डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ ये सब कुछ, ओके। तो ये डेवलपमेंट हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पर हुआ, ये ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इस चीज़ को डिस्कशन किया जाता है कि ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर इन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है, ओके। तो देखिए नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी का एक्चुअल में नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, वो क्या पढ़ना चाहती है और क्या पढ़ाना चाहती है बच्चों को, वो बच्चों को किस चीज़ के बारे में नॉलेज देना चाहती है। ज्योग्राफी का नेचर क्या है, मानव भूगोल किस तरह का स्टडी करता है, किस बारे में स्टडी करता है, ठीक है। तो देखिए ये स्टडी करता है इंटर रिलेशनशिप, ठीक है, आंतरिक अंतर संबंध। मतलब इंटर रिलेशनशिप का मतलब होता है आपस में जो फिजिकल इन्वायरमेंट है और ह्यूमन का जो सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट है, उसके बारे में क्या इंटरेक्शन है, आपस में क्या उनका इंटर रिलेशन है। प्रकृति के ऊपर मानव डिपेंड है और मानव कहीं ना कहीं प्रकृति को अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर, मतलब अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढालने की कोशिश करता है। कहीं पर वो रहता है, कहीं पर घर बनाता है, कहीं पर जो है बिल्डिंग्स बनाता है, कहीं पर वो अपने आप को सेटल करने की कोशिश करता है। तो इस कोशिश में वो टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो जब वहां पर टेक्नोलॉजी का यूज करता है और बिल्डिंगें बनाता है
और क्या उसने वहां उस अर्थ एरिया पे वो लैंड एरिया या फिर जो कंट्री है या सिटी है या कोई स्टेट है वहां पर उसने क्या बदलाव किए। देखो मैं सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए ह्यूमन ने पहले एग्रीकल्चर करने के लिए जंगल साफ किए, जंगल साफ करके जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं हम लोग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं उसको, कई जगह पर झूम भी कहते हैं, मैक्सिको मिल्पा कहते हैं। मैक्सिको जो अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के जस्ट नीचे वाला कंट्री है उसको मिल्पा कहा जाता है, ब्राजील में रोका कहते हैं, ठीक है। और मलेशिया एरिया में जो इंडोनेशियन एरिया वहाँ पे लादांग कहते हैं उसको, लादांग। तो अलग अलग एरिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, अलग अलग एरिया में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है उसमें पेड़ काटते हैं आदिवासी पहले, और पेड़ काट कर फिर वहाँ पर एरिया साफ कर लेते हैं तो एग्रीकल्चर करने लगते हैं। और फिर वहीं पर धीरे धीरे बस्तियाँ बस्ती चली जाती हैं, मतलब कि घर मकान वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे शुरू में लकड़ियों के और मिट्टी के मकान बने हो, बाद में मिट्टी के बाद उन्होंने ईंटें और पत्थरों का यूज करना शुरू किया मकान बनाने के लिए। लेकिन उसने क्या किया, वहाँ पे सेटलमेंट करना शुरू कर दिया, पहले एग्रीकल्चर की, फिर उसी साफ की एरिया पर उन्होंने घर मकान बनाने शुरू कर दिए। तो क्या हो गया, सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट तैयार किया उसने। पहले वो फिजिकल इन्वायरमेंट था, पहले वो जंगल का एरिया फिजिकल इन्वायरमेंट था, फिर उसने उनको साफ किया और वहां पर क्या किया, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट तैयार कर दिया। अब इन दोनों इन्वायरमेंट में आपस में इंटरकनेक्शन है, आपस में इंटरकनेक्शन है। ह्यूमन ज्योग्राफी इसी को स्टडी करेगा कि भाई ह्यूमन ने उसी जंगल एरिया को क्यों साफ किया, आदिवासी लोगों ने उसी जंगल को क्यों साफ किया। हो सकता है वो सुटेबल हो सकता है वो जंगल के एरिया नदी के किनारे हो ताकि पानी की कमी पूरी की जा सके क्रॉप के लिए, और हो सकता है वो सेफेस्ट प्लेस हो, या हो सकता है मछलियां पकड़ने के लिए मछुआरों ने उसी एरिया को टारगेट किया हो। तो ये क्या है, उनकी अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है। जब लोकेशन और फैक्टर फिट बैठते हैं तब वो ऐसा करते हैं, ठीक है। तो उस समय ह्यूमन ज्योग्राफी उस मानव समुदाय का, उस ट्राइबल पीपल के ग्रुप का जो फिजिकल और सोशल कल्चरल जो इन्वायरमेंट उन्होंने तैयार किया, फिजिकल इन्वायरमेंट तो पहले से था वहां पे, और सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट जो तैयार किया उसमें इंटरकनेक्शन करके उसको स्टडी करने की कोशिश करता है। बिल्कुल सिंपल है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझकर ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडी करता है। पृथ्वी मानव के लिए घर की तरह है, ठीक है। पृथ्वी पर मानव और दूसरे जीव जंतु बसते हैं, ये उसका घर है, और अपने घर के बारे में ह्यूमन खुद स्टडी कर रहा है। सीधी सिंपल सी बात है, अपने घर के बारे में, अपनी पृथ्वी के बारे में ह्यूमन स्टडी कर रहा है। ह्यूमन ज्योग्राफी, सिंपल सी बात है, ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं उसको, ठीक है। ओके, अब देखिए ये म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। म्यूचुअल मतलब आपस में एक दूसरे के साथ अंतर संबंध होता है, म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है। प्रकृति के साथ मानव मिलजुल कर रहता है और प्रकृति भी अपना प्रभाव मानव पर डालती है, दोनों चीजें होती है। ये म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, ना तो मनुष्य प्रकृति के बिना रह सकता है, और प्रकृति में बहुत सारे जीव रहेंगे, प्रकृति का हिस्सा जीव और मनुष्य भी है। तो प्रकृति भी इसके ऊपर है और मानव भी प्रकृति के ऊपर है। प्रकृति ह्यूमन पे डिपेंड हो ना हो ये जरूरी नहीं है, प्रकृति कभी भी ह्यूमन पे डिपेंड नहीं रही, लेकिन हाँ ह्यूमन उसका पार्ट जरूर है, प्रकृति का पार्ट ह्यूमन है, ठीक है। तो इस तरह की थिंकिंग उस समय के विद्वान, बहुत सारे विद्वान थे जो ज्योग्राफी के बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए, उन्होंने इस चीज को समझने की कोशिश की। जैसे कि रेटजेल, जैसे कि मैं सबसे अच्छे ज्योग्राफर का नाम ले रहा हूँ, इन्होंने ज्योग्राफी में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया। अल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी का सिद्धांत दिया 1912 में, 1912 में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देने वाले कौन थे, अल्फ्रेड वैगनर। वो भी महान ज्योग्राफर थे जो जर्मनी के रहने वाले थे, महान ज्योग्राफर। उन्होंने अलग अलग प्लेट का डिस्प्लेसमेंट दिखाया, जिग्सा फिट का जो है, जिग्सा फिट का उन्होंने एग्जांपल दिया। जिग्सा फिट एग्जांपल आपने 11th में पढ़ा होगा। जिग्सा फिट का एग्जांपल देते हुए अल्फ्रेड वैगनर ने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को क्लियर किया था, जिग्सा फिट एग्जांपल्स। तो ऐसे ही रेटजेल जो कि ह्यूमन ज्योग्राफी में बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए हैं, बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए हैं, उन्होंने ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी। यस बेटा एक मिनट, ज्योग्राफर हुआ है, ठीक है, बहुत बड़ा ज्योग्राफर हुआ है, ओके, ज्योग्राफर हुआ है। और ये ज्योग्राफर जो है ये क्या करता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में क्या करेगा, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में डेफिनेशन देता है। क्या देता है डेफिनेशन, ह्यूमन ज्योग्राफी इज साइंटिफिक स्टडी, मतलब कि एक ऐसी स्टडी है, ठीक है, एक ऐसी स्टडी है जिसको, एक ऐसी स्टडी है जो कि इंटर रिलेशनशिप दिखाती है, एक ऐसी स्टडी जो कि इंटर रिलेशनशिप दिखाती है ह्यूमन सोसाइटीज और अर्थ सरफेस के बीच में।
अर्थ सरफेस और ह्यूमन सोसाइटी के बीच में जो क्या दिखाती है, इंटर रिलेशन दिखाती है, आपस में इंटर रिलेशन दिखाती है। जो बहुत बड़े ज्योग्राफर हुए हैं ज्योग्राफी में, उन्होंने दिया डेफिनेशन कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिंथेटिक स्टडी, मतलब कि एक ऐसा स्टडी किया जा रहा है, एक तरह से ऐसी स्टडी की जा रही है जिसमें मतलब कि संश्लेषित अध्ययन है। सिंथेटिक का मतलब है संश्लेषित अध्ययन, मतलब कि सिलसिलेवार, हर चीज को सिलसिलेवार ढंग से जो है किया जा रहा है, ठीक है, सिलसिलेवार से उसको किया जा रहा है। ओके, तो देखिए ओके क्या कर रहा है, दोबारा देखिए, ह्यूमन ज्योग्राफी इज ए सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ सरफेस, मानव समाज और धरती के धरातल के बारे में इंटर रिलेशन पढ़ना ही, इंटर रिलेशन को समझना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसका सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करना ही ह्यूमन ज्योग्राफी है। ये इसने बताया रेचल महोदय ने, ठीक है। अब उसी की पीपल थी, उसी का एक शिष्या थी, उसी की एक शिष्या थी जिसका नाम था एलन कुमारी सैंपल, एलन कुमारी सैंपल, जो उसी की एक शिष्या थी, उसी के स्टूडेंट थी वो, उसने भी आगे ह्यूमन ज्योग्राफी को डिफाइन किया कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है एक्चुअल में। ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। उसने बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी किस चीज का स्टडी कर रही है, चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। अनरेस्टिंग मैन का मतलब है कि मानव कभी आराम नहीं करता, कभी ना कभी कोई ना कोई एक्टिविटी वो करता रहता है। आदि मानव जंगल में शिकार कर रहा है या गैदरिंग कर रहा है, कुछ भी वो काम कर रहा है, या फिर कहीं पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है, कहीं पर बिल्डिंगें बना रहा है, कहीं पर वो रोड कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कहीं पर वो जॉब कर रहा है। तो एक अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ, और पृथ्वी भी कभी रुकी नहीं है। 4.5 बिलियन ईयर पहले जो अर्थ बनी थी वो आज तक रोटेट कर रही है, आज तक रेवोल्यूशन कर रही है, और उसके ऊपर इंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसके ऊपर कोई ना कोई जो लैंड फॉर्म्स है, या तो वो लैंड फॉर्म्स बनाती है या बिगाड़ती है। बड़े बड़े पहाड़ टूटकर प्लेन हो जाते हैं, ठीक है, और गहरी गहरी घाटियां जो वैलीज होती हैं वो मिट्टी के भर जाने से प्लेन एरिया बन जाती है। रिवर्स यानी कि नदियां और हवा, ग्लेशियर, ये सारी चीजें उसके अंदर क्या कर रहे हैं, डिपोजिशन कर रहे हैं बार बार। हवा अपने साथ बहुत सारी रेत, बहुत सारी मिट्टी उठा के लाती है और गहरे खड्डों में भर देती है और प्लेन एरिया बना देती है। नदी भी अपने साथ बहुत सारी मिट्टी बना के लाती है, लेके आती है और उसको डिपोजिशन कर देती है। ह्यूमन ज्योग्राफी के रेचल और एलन कुमारी सैंपल की, ठीक है, तो एलन कुमारी सैंपल जो है उन्होंने ज्योग्राफी के बारे में, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में जो डेफिनेशन दी, उन्होंने कहा कि ह्यूमन जो अनरेस्टिंग है, कभी रेस्ट नहीं करता, वो अनरेस्टिंग है और वो कोई ना कोई काम में लगा होता है, क्रियाशील मानव। अनरेस्टिंग मैन का मतलब क्रियाशील मानव, एंड द अनस्टेबल अर्थ, और अर्थ भी कभी एक जगह पर स्टेबल नहीं है, उस पर कोई ना कोई प्रोसेस होता रहता है, एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस काम करती रहती है। बड़े बड़े पहाड़ छोटे हो जाते हैं और गहरे गहरे खड्डे प्लेन एरिया में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एलन कुमारी सैंपल ने डायनेमिक नेचर का जो एग्जांपल दिया, अर्थ का डायनेमिक नेचर और ह्यूमन का जो है अनरेस्टिंग नेचर है, उसके बारे में उसने एग्जांपल दिया है। कुमारी एलन सैंपल जो कि रेचल की स्टूडेंट थी, उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया कि भाई ह्यूमन ज्योग्राफी, यस ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप बिटवीन द अनरेस्टिंग मैन एंड द अनस्टेबल अर्थ। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखिए बात करते हैं कि भाई इसको कैसे हम क्लियर करें, इस चीज को कैसे समझें। तो देखिए सबसे पहले मैं बताता हूं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट समझिए, न्यूट्रलाइजेशन क्या है, मानव का नेचुरलाइजेशन, मतलब कि मानव का प्राकृतिकरण, इसको हिंदी में कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ, ठीक है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का प्राकृतिकरण। मतलब मानव का प्राकृतिकरण कैसे होता है, मानव प्रकृति से बहुत सारा साइंस सीखता है, पहले वो प्रकृति से सीखता है, फिर उसी के बेस पर वो नई नई टेक्नोलॉजी बना लेता है। जैसे कि आपको याद होगा कभी ना कभी उसने चकमक के पत्थरों को रगड़ा होगा, चकमक के पत्थरों से चिंगारी निकली और चिंगारी निकलते ही उसको समझ में आ गया कि आग ऐसे जलाई जा सकती है। चकमक के पत्थरों को उसने अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में, या हो सकता है जर्मनी यूरोप में, या हो सकता है इंडिया में,
कहीं पर भी उसने चकमक के पत्थरों को रगड़ा होगा और रगड़ने के बाद, ठीक है, रगड़ने के बाद हो सकता है उससे आग निकली हो, उससे आग निकली हो, उसने उसके बाद डिस्कवरी ऑफ फायर, मतलब कि आग का आविष्कार हो गया, उसके बाद आग का आविष्कार हो गया, तो पहले वो नेचर के रूल्स को समझता है, ठीक है, समझकर फिर उसी के बेस पे टेक्नोलॉजी को विकसित करता है, और टेक्नोलॉजी को विकसित करने के बाद खुद का जीवन आसान कर लेता है। अगर ये वाला प्रोसेस हो रहा है, अगर ये वाला प्रोसेस हो रहा है, तो ये समझ लीजिए क्या हो रहा है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, ह्यूमन यानी कि मानव का प्राकृतिकरण हो रहा है। नेचुरलाइजेशन का मतलब होता है प्राकृतिकरण करना, कि मनुष्य प्रकृति से सीखकर डेवलपमेंट कर रहा है, मनुष्य प्रकृति से सीखकर डेवलपमेंट कर रहा है। ओके, तो देखिए अंडरस्टैंडिंग द नेचर लॉ, कि नेचर के रूल्स को समझकर वो क्या करेगा, वो समझकर डेवलपमेंट करेगा टेक्नोलॉजी को, ठीक है। ह्यूमन बीइंग एबल टू डेवलप टेक्नोलॉजी, कि पहले वो नेचर के रूल्स को समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद में वो टेक्नोलॉजी को डेवलप करेगा। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन, चकमक के पत्थरों को आपस में रगड़ा गया, घर्षण पैदा हुआ, फ्रिक्शन पैदा हुआ, ठीक है। जब फ्रिक्शन ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद में क्या हुई, आग का आविष्कार हुआ। आज जो हम जो गैस लाइटर यूज करते हैं रसोई में, किचन में, वो भी फ्रिक्शन पे ही काम करता है। गैस लाइटर आप ध्यान से देखोगे तो वो फ्रिक्शन पे वर्क करता है। तो ह्यूमन ने नेचर से रूल्स सीखे और टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। अगर वो ह्यूमन जो है नेचर से कुछ सीखता है, उसके रूल्स को समझता है और उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलप करता है, तो उसको नेचुरलाइजेशन कहते हैं। नेचुरलाइजेशन वो ह्यूमन कहते हैं उसको, ठीक है। ओके, एक और एग्जांपल देखो, अंडरस्टैंडिंग द सीक्रेट्स ऑफ डीएनए एंड जेनेटिक। जब उसने प्रकृति के अंदर डीएनए सिस्टम को और जेनेटिक सिस्टम को समझना शुरू किया, प्लांट्स की और अलग अलग बायोम्स की, जो अलग अलग जीव होते हैं या एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन खुद, जब उनके डीएनए और उनका जो जेनेटिक जो है, जेनेटिक जो उनकी जो जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है, जेनेटिक स्ट्रक्चर जो समझना शुरू किया, उसके बाद वो बहुत सारी डिजीज पर कंट्रोल कर पाया। देखिए कितनी सारी डिजीज होती थी, मलेरिया, चेचक, हैजा, प्लेग, कितनी सारी बीमारियां होती थी। जब ह्यूमन की और जो अलग अलग जीवों की डीएनए और जेनेटिक का पता लगा, तब बहुत सारी बीमारियों पे कंट्रोल कर लिया गया। कैंसर जैसी बीमारी पे भी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। जितनी भी महामारियां फैलती है, उनका रीजन जानने के लिए हमें डीएनए और जेनेटिक्स की जांच करनी होती है। तो जब आप जेनेटिक्स यानी कि ये नेचर रूल्स हैं, ये नेचर लॉज हैं, ठीक है, तो नेचर रूल्स होते हैं, नेचर लॉ होते हैं, उनको समझकर हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। अगर नेचर के रूल को समझकर हम टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं, तो ये है नेचुरलाइजेशन। सिंपल मीनिंग है, बिल्कुल सिंपल बात है ये, कोई जरा सा भी कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें। नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मतलब है प्रकृति के रूल्स को सीखकर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट है नेचुरल इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म। कुछ विद्वानों ने ये विचार किया, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे विद्वान, मैं रेचल की बात करता हूँ, तो रेचल ये कहते थे कि इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, कि प्रकृति मनुष्य पर अपना प्रभाव जमाती है। मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो नेचर के इफेक्ट को बदल नहीं सकता। जैसे कि इक्वेटर लाइन पे रहने वाले जो अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट जिसमें से तीनों लाइन क्रॉस करती है। इक्वेटर लाइन क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन जो क्रॉस करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक और उसके अलावा इक्वेटर लाइन तीनों क्रॉस करती है। तो आप देखोगे अफ्रीका में बहुत सारे आदिवासी कबीले के लोग रहते हैं, सान बुशमैन रहते हैं, मासाई जाति के लोग रहते हैं, ठीक है, और निग्रो पीपल रहते हैं। अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में इस तरह बहुत सारी जातियां रहती हैं, तो उनके ऊपर सनरेज का पूरा असर होता है। आप देखोगे वो लोग काले मिलेंगे, काले लोग मिलेंगे, ब्लैक पीपल होंगे। तो नेचर ने उनके ऊपर पूरा असर डाला और उनकी स्किन को ब्लैक कर दिया। क्यों? क्योंकि इक्वेटर लाइन पे सनरेज बहुत ज्यादा स्ट्रेट आती है, इक्वेटर लाइन पे सनरेज बहुत गर्म होती है, तो जो गर्मी के एरिया में होंगे और ह्यूमिडिटी वाले एरिया में होंगे वो ब्लैक होंगे। तो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद, इसको कहते हैं पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा। इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा, ठीक है, तो वो उस चीज में प्रभाव डालती है। हम इस एग्जांपल को एक ट्राइबल पीपल ग्रुप के साथ एग्जांपल क्लियर कर सकते हैं जो आपकी बुक में भी है।
सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल इंडिया मतलब कि हमारा मध्य भारत यानी कि एमपी। एमपी में जो छत्तीसगढ़ के जंगल हैं, बस्तर एरिया है, वहां पर अबूझमाड़ के पहाड़ मिलते हैं। अबूझमाड़ की पहाड़ियां, वहां पे अबूझमाड़ का एरिया है, वहां पर कुछ ट्राइबल पीपल रहते हैं। उसमें से किसी एक ट्राइबल पीपल का नाम यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया गया है, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी है। बेंदा, बेंदा नाम का ट्राइबल पीपल है, वो बचपन से ही अबूझमाड़ की पहाड़ियों में रहा है। अबूझमाड़ की हिल्स है सेंट्रल इंडिया में। सेंट्रल इंडिया में बहुत सारी पहाड़ियां मिलती हैं, बुंदेलखंड, बघेलखंड की पहाड़ियां हैं, अन्नामलाई की पहाड़ियां हैं, साउथ की तरफ नल्लामलाई है, इलायची की पहाड़ियां हैं, नीलगिरी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, और वेस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं, ईस्टर्न घाट की पहाड़ियां हैं, बहुत सारी पहाड़ियां वहाँ पे। स्पाइसी मसाले बहुत मिलते हैं और ट्राइबल पीपल बहुत सारे रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ट्राइबल पीपल की लाइफ के बारे में बता रहा है। इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म के पॉइंट को क्लियर करने के लिए उसने ट्राइबल पीपल का एग्जांपल लिया। उस ट्राइबल पीपल का नाम है बेंदा। बेंदा जो है वो उस अबूझमाड़ के क्षेत्र में, अबूझमाड़ की पहाड़ियों में रहता है, ठीक है। और ये ऐसा एरिया है बिल्कुल शांत, नेचर की गोद में, बिल्कुल अच्छा शांत माहौल है यहाँ पर। और यहाँ पर महुआ के, प्लाश के पेड़ है, सुंदर सुंदर नेचर के सीन है यहाँ पर। और ये अपने दोस्तों के साथ ये बेंदा जो है उस अबूझमाड़ की पहाड़ियों में कुछ स्पेशल टाइप की कोई हर्ब्स, कोई स्पेशल टाइप की कोई पत्तियां ढूंढने के लिए आया हुआ है। उसको कितना अच्छा लग रहा है, उस जंगल में रहना कितना अच्छा लग रहा है, वो बहुत लाइक कर रहा है। उसके कुछ दोस्त हैं, उसके कुछ फैमिली मेंबर है, वो वहाँ पर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करने के लिए जंगल को साफ भी कर रहे हैं, जला रहे हैं जंगल को जला रहे हैं, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करेंगे। वो उनको देख रहा है और आसपास जो प्लाश के पेड़ हैं उनके जो सुंदर सुंदर फूल आ रहे हैं उनको भी देख रहा है, खुश हो रहा है। वो कितना अच्छा एरिया है, कितना बढ़िया एरिया है, ठीक है। तभी वहां पर वो कलेक्टिंग भी करते हैं, वहां पर वो एक रिवर का धन्यवाद भी करता है, नेचर गॉड नेचर का धन्यवाद भी करता है, वहां पर थैंक यू भी बोलता है कि इतना अच्छा एनवायरनमेंट आपने हमें दिया। बेंदा जो ट्राइबल पीपल है वो अबूझमाड़ की पहाड़ियों में घूम रहा है वहां पर और अपने दोस्तों के साथ भ्रमण कर रहा है वहां पे, ठीक है, ठीक है। तो वहीं पर कुछ देर में पत्तों की सरसराहट होती है और कोई आउटसाइडर, मतलब कि बाहर का कोई आदमी, उनको आभास होता है कि बाहर का कोई आदमी वहां पर आ गया है और वो कुछ ही क्षणों में गायब हो जाते हैं। वो बेंदा और उसके दोस्त जो हैं, बेंदा ट्राइबल पीपल और उसके जो दोस्त हैं वो गायब हो जाते हैं जंगल में, जैसे थे ही नहीं, गायब हो गए, नेचर की गोद में वापस ही गायब हो गए, ठीक है, नेचर की गोद में वो वापस ही गायब हो गए। तो देखो नेचर का कितना अच्छा यूज कर रहा है ह्यूमन यहाँ पे। ट्राइबल पीपल नेचर को गॉड कहते हैं, नेचर गॉड, ठीक है, उसको नेचर गॉड कहते हैं। देखो मैंने लिखा भी मदर गॉड, मदर नेचर, वो उसको अपनी माँ कहते हैं, प्रकृति को अपनी गोद में, प्रकृति उनको अपनी गोद में रखती है, वो नेचर को माँ कहते हैं। तो इस तरह से अगर कोई ह्यूमन नेचर के ऊपर, नेचर ने ह्यूमन के ऊपर बुरा प्रभाव जमाया हुआ है, अगर वहां के लोग उस नेचर के अकॉर्डिंग, उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस प्रकृति के अकॉर्डिंग रह रहे हैं, जैसे ट्राइबल पीपल रह रहे हैं, प्रिमिटिव सोसाइटीज, मतलब कि जो पारंपरिक लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल है, उस नेचर के अकॉर्डिंग रह रहे हैं, तो वो पॉइंट हमारा इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहलाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाएगा। जब आपको ये क्वेश्चन लिखना पड़े, लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, तो आप इसमें लिख सकते हैं एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म, पर्यावरण निश्चयवाद, कि प्रकृति मनुष्य पर अपना पूरा प्रभाव जमाती है, ठीक है, अपना पूरा इफेक्ट जमाती है, पूरा इफेक्ट डालती है, और इफेक्ट डालने के बाद ह्यूमन को प्रकृति के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ता है, ह्यूमन को नेचर के अकॉर्डिंग रहना पड़ेगा, नेचर उसे अपने अकॉर्डिंग ढालेगी, ठीक है। वो नेचर में, जैसे कि ट्राइबल पीपल है, जंगल में नेचर के अकॉर्डिंग रहते हैं, ठीक है, और वो पत्तों को बांधते हैं, उनकी जो जानवरों की खाल वो लपेटते हैं अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर वो लपेटते हैं। तो वो सब क्या होता है, वो नेचर को एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो अगर एक्सेप्ट कर चुके हैं तो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, पर्यावरणीय निश्चयवाद की धारा कहलाएगी ये, मतलब कि प्रकृति अपने अनुसार मनुष्य को रखेगी, प्रकृति मनुष्य को अपने अनुसार रखेगी, मनुष्य प्रकृति को बदल नहीं पाएगा, बदल नहीं पाएगा। हाँ ये बात सही है, वो जंगल काट देगा, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बदल पाएगा, ठीक है, ठीक है, वो जंगल काट देगा तो वहां पर होने वाली तेज बारिश या कम बारिश को बदल नहीं पाएगा, वो उसी के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। मान लीजिए राजस्थान के जंगल साफ करे तो बारिश की परसेंटेज कम हो गई, लेकिन मेघालय चेरापूंजी का क्या करें, मेघालय चेरापूंजी में मौसिन राम एक जगह है, और मौसिन राम में तुरा 1140 सेंटीमीटर का बारिश का रिकॉर्ड वहां पर तय हुआ है, 1140 सेंटीमीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है तुरा के नाम पर। मौसिन राम
मेघालय चेरापूंजी डिस्ट्रिक्ट, मेघालय स्टेट है, चेरापूंजी क्या है, वहां का डिस्ट्रिक्ट है, और तुरा वहां का विलेज है। तो क्या करें, वो क्या है, तुरा का जो चेरापूंजी का जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है वहां पर पूरी तरह से क्या है, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म है। जितने भी लोग हैं वहां पर जो रह रहे हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग ही रहेंगे। वहां पर अगर घर मकान भी बनाने पड़ेंगे तो स्लोप में बनाने पड़ेंगे, स्लोप में। क्या वहां पर सीधी छतें बनाई जा सकती है, नहीं बना सकते, क्योंकि नेचर अलाउड ही नहीं करती। वहां पे तेज बारिश होती है, वहां पर तो लकड़ी के मकान बनाए जाते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि नेचर अलाउड ही नहीं करती। अगर आप पक्की नींव डालकर मकान बनाना चाहोगे वहां पे तो बन नहीं पाएंगे, लैंडस्लाइडिंग हो जाएगा, मकान ढह जाएगा। और नॉर्थ इंडिया में जहां पर प्लेन एरिया, वहां पर आप सीधे सीधे अच्छे सीधे चौरस मकान बना सकते हो, घर बना सकते हो। तो नेचर अपने अकॉर्डिंग रखती है वुमन को। अगर नेचर अपने अकॉर्डिंग वुमन को ढालती है, अपने अकॉर्डिंग रखती है, तो वो क्या है, इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद। मतलब कि प्रकृति वुमन के रहने के लिए निश्चित करती है कंडीशन को, परिस्थितियों को निश्चित करती है। अगर प्रकृति मनुष्य की कंडीशन को निश्चित करती है या रहने की उसकी पोजीशन को निश्चित करती है तो वो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म है, पर्यावरणीय निश्चयवाद है। ओके, तो ये हम कई एग्जांपल देखकर इसको समझ लिया है, बिल्कुल आसान है ये, ठीक है। उसके बाद देखो थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म। ये थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म देने वाले विडाल डी ला ब्लाश थे, एक फेमस ज्योग्राफर विडाल डी ला ब्लाश। ये जो डिटरमिनिज्म की थ्योरी दी थी रेचल ने दी थी। अल्फ्रेड वैगनर जो कि फिजिकल ज्योग्राफी के ज्योग्राफर है, और ये जो रेचल है, ठीक है, इन्होंने दिया था। और भी बहुत सारे ज्योग्राफर थे, कार्ल रीटर बहुत फेमस नाम है, कार्ल रीटर, विडाल डी ला ब्लाश, ठीक है, फेब्रे नाम के बहुत सारे अच्छे जो है ज्योग्राफर हैं। फेब्रे हैं, विडाल डी ला ब्लाश है, कार्ल रीटर है, और रेचल है, कुमारी एलन सैंपल है, बहुत सारे ज्योग्राफर हैं। उन्होंने अलग अलग धाराएं बताई हैं। अब ये देखो पॉसिबिलिज्म क्या है। इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म में तो प्रकृति सुप्रीम पावर बन गई, लेकिन पॉसिबिलिज्म में थोड़ा सा अलग है। कुछ भूगोलवेत्ता ये मानते हैं, पाल विडाल डी ला ब्लाश, क्या नाम है, फ्रांस का है ये, फ्रांस का पाल विडाल डी ला ब्लाश। इस ज्योग्राफर ने ये कहा कि माना कि प्रकृति ह्यूमन को अपने अकॉर्डिंग रहने के लिए मजबूर करती है, लेकिन मनुष्य भी अपना दिमाग लगाता है, अपना दिमाग लगाता है, और अपना दिमाग लगाकर नेचर की दी हुई कंडीशन को अपने अकॉर्डिंग ढालकर उसमें रहना शुरू कर देता है, उसमें रहना शुरू कर देता है। अगर वो अपनी टेक्नोलॉजी से नेचर की कुछ कंडीशन को बदल सके, ठीक है, इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिज्म, ठीक है। पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है संभववाद। संभववाद मतलब कि पाल विडाल डी ला ब्लाश, एक फेमस ज्योग्राफर विडाल डी ला ब्लाश, विडाल डी ला ब्लाश ने एक थ्योरी दी कि मानव प्रकृति मानव पर अपना प्रभाव जमाती है, लेकिन मानव अपनी बुद्धि से, अपने टेक्नोलॉजी से नेचर को अपने रहने के लिए अनुकूल तैयार कर लेता है, अनुकूल बना लेता है, उसको अपने अकॉर्डिंग ढाल लेता है वो। जैसे कि देखिए एक एग्जांपल दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसका एग्जांपल है ट्रांडहाइम में। ट्रांडहाइम जो एरिया पड़ता है, ट्रांडहाइम एरिया ये यूरोप में है, वहां पर बर्फ जमी रहती है। ट्रांडहाइम एरिया जो है वो यूरोप में है, इंग्लैंड के आसपास, तो उसमें सर्दियां पड़ती है और तेज हवाएं चलती हैं। और वहां पर जो है, वहां पर जो लेडीज का एग्जांपल दिया कैरी का, उस लेडीज का नाम है कैरी, वो 58 एज की है, 58 साल की कैरी है, और वो इतनी ज्यादा एज दिखती भी नहीं है क्योंकि वो ठंडे एरिया में रहती है, वो 30 साल की जैसी वुमेन की जैसी दिखती है। एक बार दोबारा सुनो, पॉसिबिलिज्म को क्लियर कर रहा हूं मैं। पॉसिबिलिज्म यानी कि संभववाद की थ्योरी को, थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिज्म को मैं एक एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं। ओके, पॉसिबिलिज्म की थ्योरी को मैं एक एग्जांपल देकर उसको क्लियर कर रहा हूं। तो देखिए पॉसिबिलिज्म का मतलब होता है संभववाद, कि मनुष्य प्रकृति में संभावनाएं पैदा कर सकता है, जहां पर रहने की कंडीशन नहीं होती वहां पर वो अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके रहने लायक बना लेता है, उस जगह को अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको रहने लायक बना लेता है। जैसे कि एग्जांपल दिया ट्रांडहाइम में, ठीक है, ट्रांडहाइम जो एरिया पड़ता है यूरोप में है, वहां पर बर्फ जमी रहती है, और बर्फ में जो कैरी नाम की लेडीज है वो सुबह 8 बजे अपनी कार चलाकर अपने ऑफिस में जाती है, और बर्फ जमी पड़ी है, सड़कों पर बर्फ जमी हुई है, सड़कों की बर्फ
जेसीबी मशीनों से हटाई जा रही है। देखो ह्यूमन ने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज किया, जेसीबी से बर्फ हटाई जा रही है। ओके, उसके बाद जब उस ऑफिस में पहुंचती है, तो उस ऑफिस के ऊपर शीशे का पूरा एक गुंबद लगाया गया है, टोम लगाया गया है, शीशे का गुंबद लगाया गया उसके ऑफिस के ऊपर। ठीक है, क्यों लगाया गया? कि बर्फ अगर पड़ती है तो शीशे से फिसल कर नीचे गिर जाए और जल्दी से मेल्ट हो जाए और रोशनी आती रहे। देखो बर्फ पड़ रही है, लेकिन फिर भी ह्यूमन ने उस बर्फीले एरिया को अपने अकॉर्डिंग तैयार कर लिया। ऑफिस जो कैरी का है, उस ऑफिस के ऊपर शीशे का पूरा एक गुंबद बना हुआ है, उससे सूरज की रोशनी अंदर आती है। वहां पर कोई भी प्लांट उग नहीं सकते इतनी ठंड में, लेकिन फिर भी अंदर बहुत सारे फ्लावर के प्लांट लगा रखे उन्होंने, क्योंकि शीशे के अंदर से आती हुई रोशनी अंदर जो गमले में मिट्टी है उससे उसके अंदर वो प्लांट उगता है। जबकि बर्फ में प्लांट नहीं उग सकते, लेकिन फिर भी वहां प्लांट उग रहा है। और वहां पर वो टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। अंदर ऑफिस का टेम्परेचर कितना है? 23 डिग्री, और बाहर कितना है? माइनस। ऑफिस के बाहर माइनस टेम्परेचर है। प्रकृति ने टेम्परेचर माइनस किया हुआ है, लेकिन ऑफिस वालों ने टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरे ऑफिस को सील पैक किया हुआ अंदर से, और अंदर टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। हीटर वगैरह चलाए गए हैं, हीटर वगैरह चलाकर 23 डिग्री टेम्परेचर किया हुआ है, जबकि बाहर टेम्परेचर 0 डिग्री है। तो इससे हम क्या समझ में आता है? हमें पॉसिबिलिज्म, कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी मानव अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने दिमाग का यूज करके, नेचर की दी हुई कंडीशन में बदलाव करके उसे रहने योग्य बना सकता है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे जंगल है, अफ्रीका के जंगल है और इंडिया के अंदर जंगल है, तो क्या करते हैं वहां पर टेक्नोलॉजी बना दी गई है। इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन एरिया, वहां पर रेलवे ट्रैक बिछा दिए गए, सड़क बना दी गई है, बिल्डिंगें बना दी गई, लोगों के रहने के लिए बढ़िया फैसिलिटीज तैयार कर दी गई है। क्या पहले ऐसा था? नहीं था, पहले ऐसा था नहीं, लेकिन ह्यूमन ने अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पर बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई और बहुत सारा सेटलमेंट किया और यूज करना शुरू कर दिया। नेचर की दी हुई कंडीशन में अपने आप को सेटल करने के लिए बदलाव किए गए। ठीक है, अपने आप को उसने नेचर की जो दी हुई कंडीशन थी उसको नहीं बदला। नेचर ने तो अपना सिस्टम वही रखा। टेम्परेचर अभी भी वहां पर लद्दाख में ऐसा ही है, लेकिन क्या लद्दाख में लोग नहीं रहते, इग्लू बना लेते हैं। वहां पर क्या बर्फ के घर बना लेते हैं, इग्लू। तो अगर वो अपने आप को सेटल करके रह सकते हैं तो वो पॉसिबिलिज्म है। वो प्रकृति के जो दी हुई कंडीशन में थोड़ा बहुत बदलाव करके अगर वहां पर रहने के लिए लायक बना सकते हैं, अनुकूल बना सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिज्म है, वो संभववाद है। बिल्कुल सिंपल है। संभववाद का जो ज्योग्राफर था उसका नाम था पाल विडाल डी लाब्लाश, इन्होंने थ्योरी दी थी। ओके, अब देखिए इसमें हम बात करते नीचे ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ये मैंने आपको बताया भी कैरी का एग्जांपल, कि कैरी जो 58 एज की है उसने, ठीक है, ट्रोंडमहाइम में उसने विंटर सीजन में अपना जो रहने का वहां पर बनाया है, उसका ऑफिस 23 डिग्री सेल्सियस में है। उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज करके क्या किया है, अपने टेम्परेचर को मेंटेन किया, ऑफिस को मेंटेन किया। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ देखिए ग्रिफिथ टेलर। देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर एक बहुत फेमस ज्योग्राफर हुए हैं। उन्होंने तीसरी विचारधारा और दी है, तीसरे प्रकार की विचारधारा यानी कि मध्यम मार्ग, मतलब कि मिडिल पाथ। उन्होंने डिटरमिनिज्म मतलब कि इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म यानी कि पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद से हटकर उन दोनों के बीच का एक नया न्यू डिटरमिनिज्म तैयार किया, नव निश्चयवाद। क्या तैयार किया? न्यू डिटरमिनिज्म, नव निश्चयवाद। ग्रिफिथ टेलर ये कहते हैं कि जो इन्वायरमेंटल डिटरमिनिज्म है कि प्रकृति निश्चित करती है, ये बात भी सही है, और मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी का यूज करके कुछ संभावनाएं पैदा करता है, रहने की कंडीशन पैदा करता है, ये बात भी सही है। मतलब कि कुछ तो प्रकृति मानव पे अपना असर डालती है और कुछ मानव प्रकृति में थोड़ा सा चेंज करता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं। इस दोनों के एक दूसरे पर इफेक्ट डालना और उसको चेंज करना, प्रकृति कभी मानव की कंडीशन को चेंज कर देती है और कभी मानव प्रकृति में थोड़ा बहुत चेंज कर लेता है। तो इस नई वाली कंडीशन को न्यू डिटरमिनिज्म कहा गया। ये न्यू डिटरमिनिज्म स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म कहलाता है। स्टॉप एंड गो, रुको और जाओ। आपने कभी देखा वो ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, जो येलो कलर का होता है वो रुकने का साइन होता है,
रुकने का, रुको, स्लो हो जाओ, स्लो, ठीक है। और फिर उसके बाद रेड, रुक जाओ, और ग्रीन मतलब कि जाओ, अब जाओ, तुम्हारे लिए रास्ता साफ है। तो जैसे ट्रैफिक लाइट में येलो, रेड और ग्रीन होता है, उसी तरह न्यू डिटर्मिनिज्म में स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म यूज किया गया है कि मतलब नेचर का इतना मिसयूज मत करो कि वो आपके लिए खतरा पैदा कर दे। इतना यूज करो कि जितनी आपको जरूरत हो, बस पेड़ उतने ही काटो जितना कि आपको जरूरत हो। तो उससे क्या होगा, ह्यूमन ज्यादा नेचर को बदल नहीं पाएगा और नेचर भी ह्यूमन को ठीक रखेगी। ह्यूमन क्या है, ज्यादा नेचर के साथ छेड़छाड़ करता है, ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, जंगल काट देता है या कुछ भी प्रॉब्लम करता है, तो उससे क्या होता है, ह्यूमन खुद भी उसका भुगतान करता है, रिजल्ट आता है ह्यूमन के ऊपर भी और दूसरी चीजों पर भी असर पड़ता है। तो ग्रिफिथ टेलर ने न्यू डिटर्मिनिज्म को दिया और ये कहा कि भाई ये इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और इन्वायरमेंटल पॉसिबिलिज्म के बीच की सिचुएशन है कि पर्यावरणीय निश्चयवाद और पर्यावरणीय संभववाद के बीच की कंडीशन को हम न्यू डिटर्मिनिज्म कह सकते हैं, जिसमें प्रकृति भी थोड़ा बहुत मनुष्य पूरा असर मतलब कि पूरा थोड़ा बहुत असर डालती है और मनुष्य भी थोड़ा बहुत प्रकृति में चेंज करता है। इसको न्यू डिटर्मिनिज्म कहा गया, ठीक है। ओके, इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, नाइदर इज देयर ए सिचुएशन ऑफ एब्सोल्यूट नेसेसिटी, कि ना तो पूरी तरह से हमें पर्यावरण निश्चयवाद की जरूरत है और ना ही नॉर इज देयर इज ए कंडीशन ऑफ एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ पॉसिबिलिज्म, और ना हमें संभववाद को पूरी तरह से यानी कि मानवों को आजादी देने की कंडीशन है। मतलब ना तो प्रकृति मनुष्य पर अपना पूरा प्रभाव नहीं जमा पाती है और ना मनुष्य प्रकृति को पूरी तरह यूज कर पाता है। न्यू डिटर्मिनिज्म का मतलब है ना तो प्रकृति मनुष्य पर अपना कंट्रोल पूरा बना पाएगी और ना मनुष्य प्रकृति को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ओके, देखो नीचे लास्ट में लिखा हुआ है ह्यूमन ज्योग्राफी थ्रू एक कॉरिडोर ऑफ टाइम। ह्यूमन ज्योग्राफी काफी समय से यूरोप में डेवलप हुआ, फिर यूरोप में बहुत सारे थिंकर्स आए, फिजिकल ज्योग्राफी के थिंकर्स आए, बहुत सारे ज्योग्राफर आए फिजिकल ज्योग्राफी में, जैसे मैंने कईयों का नाम लिया था, जैसे अल्फ्रेड वैगनर ज्योग्राफी के बहुत अच्छे ज्योग्राफर रहे हैं, उन्होंने फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हैं। इसके अलावा क्लाइमेटोलॉजी जो आपका जलवायु विज्ञान है उसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ अलग अलग ग्रुप्स की, जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी में बहुत सारे विद्वान आए हैं। तो ये अलग अलग टाइम में अलग अलग विद्वान आते चले गए और ज्योग्राफी में अलग अलग प्रकार की थ्योरीज बनती चली गई। पृथ्वी को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग समय में अलग अलग भूगोलवेत्ता आए हैं और उन्होंने अपने विचार रखे हैं। ओके, तो इस लेसन में इतना ही, ठीक है। इस लेसन में ये लेसन हमारा फिनिश हुआ है आज, अब ठीक है। इस लेसन क्या क्या समझ लिया हमने, इसमें जो है एनवायरनमेंट डिटरमिनिज्म समझ लिया हमने, डेफिनेशन ज्योग्राफी की, ह्यूमन ज्योग्राफी की समझ ली और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर भी समझ लिया और हमने क्या समझा, इसके साथ एनवायरमेंटल डिटरमिनिज्म भी हमने समझा, ठीक है। और ब्रांचेस भी पढ़ी हमने, सब फील्ड्स पढ़ी ह्यूमन ज्योग्राफी की कि उसके उपक्षेत्र कौन से हैं और शाखाएं कौन कौन सी, वो हमने डिस्कशन किया। ओके, तो आज के लेसन में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।